चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये कहानी है कंप्यूटर की। एक ऐसी मशीन की जो कभी एक पूरे कमरे में आया करती थी और आज देखिए हमारी जेब में आराम से फिट हो जाती है। अब ये कोई जादू तो है नहीं, ये कहानी है दशकों के शानदार इनोवेशन की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक कमरे जितनी बड़ी मशीन एक छोटी सी डिवाइस बन गई? इस सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही रोमांचक कहानी में छिपा है और आज हम उसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। अच्छा, इस पूरी यात्रा को समझने के लिए कंप्यूटरों को कई अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है, लेकिन आज हम सबसे दिलचस्प कहानी पर ध्यान देंगे और वो है इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की कहानी। यही वो कहानी है जो हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी ने असल में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। हम कंप्यूटर के विकास को 5 अलग-अलग पीढ़ियों या जनरेशन्स में बांट सकते हैं। हर पीढ़ी अपने साथ एक नई, जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है हमारी यात्रा का पूरा नक्शा। पहली पीढ़ी की विशालकाय मशीनों से लेकर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। हर दौर ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहली पीढ़ी से। जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे कमरे जितना बड़ा हो, जिसमें करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हों और वो इतनी गर्मी पैदा करता हो कि उसे ठंडा रखने के लिए अलग से पूरा सिस्टम लगाना पड़े। ये थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा अव्यावहारिक भी। इनसे काम लेना बेहद मुश्किल था, तो एक बेहतर समाधान की सख्त जरूरत थी। और वो समाधान मिला 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ। ये एक असली गेम चेंजर था। वैक्यूम ट्यूब की हर एक बड़ी समस्या को ट्रांजिस्टर ने हल कर दिया। ये छोटा था, ठंडा रहता था, कम बिजली खाता था और कहीं ज्यादा भरोसेमंद था। बस इसी एक आविष्कार ने कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ट्रांजिस्टर के आते ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जन्म हुआ। अब कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी रिसर्च लैब से निकलकर दफ्तरों तक पहुंचने लगे थे। फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं वैज्ञानिकों के लिए और कोबोल जैसी भाषाएं बिजनेस के लिए बनाई गईं। मतलब कंप्यूटर अब सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी एक जरूरी टूल बन रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी यहीं नहीं रुकी। अगला बड़ा कदम था इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम आईसी कहते हैं। सोचिए, एक चिप और उस पर हजारों ट्रांजिस्टर्स। ये एक और बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने कंप्यूटर को और भी छोटा और भी शक्तिशाली बनाने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। और इसी इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ हम आ गए तीसरी पीढ़ी में। अब वो चीजें दिखने लगीं जो आज हमें बहुत जानी पहचानी लगती हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और रैम। अब कंप्यूटर इतने छोटे हो चुके थे कि उनका पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये उस भविष्य की पहली झलक थी जो आने वाला था। और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, यानी एक ही चिप पर पूरा का पूरा कंप्यूटर। ये वो आविष्कार था जिसने पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति को जन्म दिया। आज हमारे फोन से लेकर लैपटॉप तक हर डिवाइस के दिल में इसी तकनीक का एक एडवांस रूप धड़कता है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को हकीकत बना दिया। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल हो रही थी वो थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर। फिर आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे कंप्यूटर चलाना बच्चों का खेल हो गया। अब कमांड लाइन टाइप करने का झंझट खत्म, बस आइकनों पर क्लिक करो। साथ ही लैन और वैन के विकास ने कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा, जिसने आगे चलकर इंटरनेट की नींव रखी। यहीं से कंप्यूटर सही मायने में आम लोगों के घरों और दफ्तरों का हिस्सा बने। और ये हमें ले आता है आज के दौर में, यानी पांचवी पीढ़ी। ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर चलती है। मतलब अब एक ही चिप पर करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर है। ये एआई, इंटरनेट और उन स्मार्ट डिवाइसों का युग है जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब प्रोसेसिंग पावर हमारी जेब में है और दुनिया की सारी जानकारी बस एक क्लिक दूर। वाकई एक लंबा और शानदार सफर रहा है। तो ये तो थी पीढ़ियों की कहानी, जिसने हमें दिखाया कि कंप्यूटर कैसे छोटे और ज्यादा ताकतवर होते गए। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कंप्यूटर को उनके काम करने के तरीके और उनकी शक्ति के आधार पर भी अलग-अलग बांटा जाता है। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, कंप्यूटिंग के दो मूल तरीके हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर्स असल दुनिया की चीजों को नापते हैं, जैसे हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर।
लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा में काम करते हैं। और यही वजह है कि ये अविश्वसनीय रूप से तेज, सटीक और शक्तिशाली होते हैं। और जब पावर की बात आती है तो यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर जो एक माइक्रो कंप्यूटर है, उन विशाल मेनफ्रेम कंप्यूटर तक जो बड़े बड़े बैंकों और कंपनियों को चलाते हैं, और फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर जो मौसम की भविष्यवाणी जैसी जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करते हैं। पावर का पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा, तो हमने अतीत देख लिया, आज को समझ लिया, लेकिन भविष्य का क्या? हमारी आज की पीढ़ी के कंप्यूटर के बाद क्या आने वाला है? आगे जो होने वाला है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। सोचिए जरा, नैनो कंप्यूटर जो इतने छोटे होंगे कि दिखाई भी न दे, क्वांटम कंप्यूटर्स जो ऐसी गणना कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि डीएनए और केमिकल कंप्यूटर्स जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर काम करेंगे। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग को ही लें, ये आज के कंप्यूटर की तरह 0 और 1 में नहीं सोचता। इसका क्यूबिट एक ही साथ 0 भी हो सकता है, 1 भी और दोनों भी। इसी वजह से ये कुछ ऐसी समस्याओं को सुलझा सकता है जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है, जैसे नई दवाएं डिजाइन करना या जटिल फाइनेंशियल सिस्टम को समझना। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डीएनए कंप्यूटर की बात को सोचते हुए, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी इतने घुल मिल जाएंगे कि हम अपने कंप्यूटरों को फैक्ट्री में बनाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें उगाएंगे? सोचने वाली बात है।